35 से 40 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई जा रही है और बीजेपी अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। पिछले एग्जिट पोल की माने तो कहीं न कहीं ये मामला चेंज भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकती है और चांस बीजेपी के बन रहे हैं। इस बार कांग्रेस कहीं से कहीं दिखाई दे रही है। तो अभी एग्जिट पोल को जनता एग्जैक्ट पोल ना समझे। लेकिन ग्राउंड पे जो लोकल जाट पब्लिक्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कांग्रेस को एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर देखा गया कि वो बीजेपी की ओर ही रुख कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंड रियलिटी जब हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर हम लोगों ने लोगों से बात की, तो कहीं न कहीं लोगों में एक असंतुष्टि है कि लोग उनके कामों से मतलब संतुष्ट नहीं है, पूरी तरीके से खुश नहीं है। उसी तरीके से डॉक्टर विजेंद्र को नांगलोई की जनता याद करती है। और डॉक्टर विजेंद्र के लड़के हैं मनदीप सिंह, जो वहाँ पे निगम पार्षद हैं। मनदीप सिंह वो निगम पार्षद है जो दिल्ली के अंदर केवल 2 एमएलसी यानी कि 2 पार्षद हैं कांग्रेस के, उनमें से एक मनदीप सिंह है। तो मनदीप सिंह को जिताने में सबसे बड़ा रोल जो है उनके फादर का था, डॉक्टर विजेंद्र सिंह का। तो डॉक्टर विजेंद्र सिंह ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़े हुए हैं। ये बेनिफिट मनदीप सिंह को मिला, अब यही बेनिफिट उनके भतीजे रोहित चौधरी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि चेहरे की उनको डर होती है जिनकी पार्टी में काबिल लोग नहीं होते। अब आम आदमी पार्टी में लगातार बीजेपी वाले कहते हैं 4-5 चेहरों के अलावा कि उनको काबिल नहीं मिले। कंपटीशन काफी नेक टू नेक हो गया है सब पार्टियों के बीच में, और देखना ये अब इंटरेस्टिंग भी होगा कि जनता क्या फिर से फ्री के वोट्स पे जाती है, क्योंकि ये फ्री बीज का मुद्दा इस चुनाव में काफी ज्यादा उभर के आया इस बार की। ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम आज 4 रिपोर्टर का जो है पंच लेकर आपके सामने आए हैं, और जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर एग्जिट पोल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जनता किस पर विश्वास करे। इसी के तहत हम जो है विशेष ग्राउंड रियलिटी लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। हमारे साथ जो है 4 रिपोर्टर बैठे, मैं भी उनमें शामिल हूँ। हम सभी ने जो है कहने की ग्राउंड पर हम लोग गए थे दिल्ली इलेक्शन के दौरान, और लोगों का मूड जानने का प्रयास किया था। लोग क्या सोचते हैं, लोग किस मुद्दों के आधार पर लोगों को वोट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हम आपको बता चुके हैं पहले। आज जो है ठीक रिजल्ट से एक दिन पहले हम आप लोगों के सामने विशेष चर्चा इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको बताना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो है दिल्ली की जनता ने किस आधार पर वोट किए हैं और आगे क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। मेरे साथ हैं अंशु ठाकुर, वरिष्ठ सहयोगी हैं, मैं विजय ठाकुर, और इसके अलावा हिमांशु गुप्ता हमारे साथ हैं। काफी चैनलों का इनका अनुभव है और कई जगह इन्होंने हमारे इस इलेक्शन के दौरान जो है कई कवरेज की हैं, कई विधानसभाओं में गए हैं। और सबसे जो हमारे वरिष्ठ संवाददाता सूरज, ये जो है पहले भी चैनलों में इन्होंने कई चैनलों में काम किया। उसके अलावा हम दिल्ली दर्पण के साथ अभी नए नए जुड़े हैं, और ये जो है बाहरी दिल्ली में विशेष पकड़ रखते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर विशेष पकड़ रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं सभी से चाहूंगा कि आप एक बार ये बता दें कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर आपकी क्या विचारधारा है, क्या एग्जिट पोल को आप सही मानते हैं? पहला सवाल मेरा चारों से यही है, आप सभी से ही। जी अंशु, आप स्टार्ट करें। मैं अगर एग्जिट पोल की बात करूं तो एग्जिट पोल का अगर हम लास्ट इलेक्शन से भी देखें तो जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उस टाइम भी देखा गया था कि बीजेपी के पक्ष में काफी सारे जितने भी सर्वे एजेंसी है उन्होंने पक्ष में दिखाया था कि इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। पर लास्ट आते आते जब चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, और उसी को देखते हुए अगर हम इस चुनाव की भी बात करें तो इस चुनाव में भी काफी सारी एजेंसी जो है वो ये दिखा रही है कि दिल्ली में 35 से 40 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई जा रही है और बीजेपी अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हम इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि पिछली बार का भी एनालिसिस कहीं ना कहीं आगे पीछे हुआ था, तो इस बार का भी जो एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है, और जो असल नतीजे है उसमें फर्क भी देखा जा सकता है। 11 एग्जिट पोल आए हैं। 11 एग्जिट पोल में जो है 9 में बीजेपी को दिखाया गया वापस। एग्जिट पोल की माने जिस तरह से हरियाणा में भी एग्जिट पोल जो था वो कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहा था, और लोकसभा में बीजेपी को 400 पार दिखा रहा था। ये एग्जिट पोल है, ना कि एग्जैक्ट पोल है। कहीं ना कहीं अगर पिछले एग्जिट पोल की माने तो कहीं ना कहीं एक मामला चेंज भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बना सकती है और चांस बीजेपी के बन रहे हैं। इस बार कांग्रेस कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पहले दिखाया गया था कि वो कांग्रेस खाता नहीं खोल रही, पर इस बार लग रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं खाता खोलेगी। और दिल्ली के चुनाव में देखें 2020 में भी एग्जिट पोल जो दिखा रहा था बीजेपी की तरफ रुझान दिखा रहा था, और इस बार भी रुझान दिखा रहा है। तो अभी एग्जिट पोल को जनता एग्जैक्ट पोल ना समझे, और कुछ ही समय बचा है उस एग्जिट पोल का नतीजा भी सामने आ जाएगा, और
इलेक्शन कमीशन भी घोषित कर देगा। मैं सूरज आपसे जानना चाहूंगा, पहाड़ी क्षेत्रों को आपने कवर किया, ग्रामीण क्षेत्र में आप रहे हैं और वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में जाट समुदाय का विशेष पकड़ रहता है। 360 गांव के जो प्रधान है सोलंकी साहब, वो जी। एक दिन पहले आते हैं और बोलते हैं कि हम बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं। आपको लगता है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं बाहरी दिल्ली से, जो नतीजे आ रहे हैं, वो कुछ हद तक इफेक्ट करेंगे? देखिए विजय, सबसे बड़ी जो बात है इन चुनाव में देखने को एक मिली कि जो किसान आंदोलन या फिर जाट बेल्ट का सपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी को, कांग्रेस को बताया जा रहा था। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का सपोर्ट किया, ऐसे करके जाट बहुल जो क्षेत्र है बाहरी दिल्ली का, जो मेरा क्षेत्र है मुंडका, नांगलोई, किराड़ी वगैरह, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ टीवी की बड़ी बड़ी फ्रेम में दिखाया गया, लेकिन ग्राउंड पे जो लोकल जाट पब्लिक्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कांग्रेस को एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर देखा गया कि वो बीजेपी की ओर ही रुख कर रहे हैं। सूरज, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो जाट बेल्ट है इस वजह से बीजेपी के साथ जा रहा है। जो जाटों की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, वो इस समय बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के साथ जाने की ये एक पॉइंट हो सकता है। मैं अगला सवाल आप लोगों को लेना चाहूंगा, जैसा कि आपने मुंडका विधानसभा को कवरेज किया, नागपुर को कवरेज किया और बाहरी दिल्ली कवरेज किया। इन्हों हिमांशु ने जो है सपूर बस्ती, इसके अलावा सीलमपुर और करावन नगर, इन 3 विधानसभाओं को आपने कवरेज किया है। और मैंने स्वयं जो है मुंडका के अंदर रहकर और बाकी क्षेत्र पहले भी मैं कवरेज करता रहा हूँ। और अंशु ने जो है वजीरपुर को कवर किया है आपने। तो सबसे पहले मैं वजीरपुर में ही आऊंगा आपके पास, क्योंकि यहाँ से दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनाव मैदान में है और एक निगम पार्षद जो ज्यादा फेम नहीं है उनका, एक तरीके से हम कहें, क्षेत्र के अंदर बेशक नाम हो, लेकिन नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर उतना उनका फेम नहीं है। वजीरपुर में आपने क्या देखी ग्राउंड रियलिटी? वजीरपुर की अगर बात करें तो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता, जो कि प्रवक्ता भी है, वो है यहाँ पर विधायक। लेकिन कहीं न कहीं ग्राउंड रियलिटी, जब हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाकर हम लोगों ने लोगों से बात की, तो कहीं न कहीं लोगों में एक असंतुष्टि है कि लोग उनके कामों से मतलब संतुष्ट नहीं है, पूरी तरीके से खुश नहीं है। उनका कहना ये है कि अब जो है हमें बदला हुआ चेहरा देखना है, बदली हुई पार्टी देखनी है, क्योंकि इनको 10 साल देखकर हमने देख लिया, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ। और फिर अगर बात करें कि डॉक्टर रागिनी नायक, जो कि बहुत ही बड़े लेवल की राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, और उनकी भी अगर हम देखें तो कांग्रेस की छवि कहीं न कहीं गुम हो चुकी है अब दिल्ली में, और पूरे भारत में भी अगर बात की जाए कांग्रेस अब दिख नहीं रही है। तो वजीरपुर विधानसभा में भी सेम कुछ ऐसा ही है कि कांग्रेस दिख नहीं रही है। और बात करें फिर पूनम भारद्वाज की, वो भले ही निगम पार्षद है, लेकिन वजीरपुर के जो लोग हैं, एक एरिया का ही डेवलपमेंट देख के, जो उनके एरिया आते हैं निगम पार्षद के अंडर, उसका डेवलपमेंट देख के लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर पूनम भारद्वाज विधायक बनती है तो उनका क्षेत्र का कहीं ना कहीं विकास होगा। तो लोग इस बार देखा जा रहा है कि उनको मौका दे सकते हैं, और यहाँ से जो है इतिहास रचा जा सकता है कि पहली बार बीजेपी ने महिला प्रत्याशियों को मौका दिया है। तो हो सकता है कि महिला प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री ने आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए, उसके अलावा तमाम चीजें हुई, और आप ये भी कह रहे हैं कि विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो इस कारण आप उनके निगम पार्षद के क्षेत्र में गई थी, वहां पर बेहतर काम दिखे थे आपको? हाँ, निगम पार्षद के क्षेत्र में हम गए थे, वहाँ पे लोगों की समस्याएं भी इतनी नहीं है, और जो लोग हैं जिनको कुछ समस्याएं हैं भी, तो वो ये कहते हैं कि पूनम भारद्वाज हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है, उनके पास हम कभी भी अपनी समस्या लेके जाते हैं तो वो हल करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहती है। लेकिन अगर वही विधायक की बात देखा जाए तो विधायक का लोगों को एड्रेस ही नहीं पता, और लोग ये सोचते हैं कि हम समस्याएं लेके जाए कहाँ। तो सबसे बड़ी चुनौती लोगों के पास ये आती है कि अगर उनके पास कोई समस्या है तो कहाँ जाए। जी, मैं आना चाहूंगा सकूर बस्ती विधानसभा पर। दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी की विधानसभा है इस बार। नहीं, प्रत्याशी अमीर नहीं कह सकते, भाई बिजनेसमैन आदमी है, तो जाहिर सी जो बात है। जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से कि सबसे अमीर प्रत्याशी आप कवरेज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि वहां पर सत्येंद्र जैन, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, मंत्री भी रहे, और आम आदमी पार्टी के 3-4 चेहरों में मेन चेहरे हैं, वो एक पिलर है आम आदमी पार्टी की, तो क्या इस बार पिलर ढह है या पिलर बना रहेगा? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सकूर बस्ती ग्राउंड जीरो की रियलिटी देखी जाए तो सकूर बस्ती विधानसभा के अंदर काम देखने को नहीं मिली। जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये कह रहा है कि सत्येंद्र जैन ने कोई काम नहीं किए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं उनपे, जिस तरह बीजेपी भी लगातार आरोप लगाती हुई आई है सत्येंद्र जैन के ऊपर कि इन्होंने केवल दारू घोटाला और जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए केवल बना तो दिए, स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, उनके अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है ये बोल रहा है, और जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है इस समय भी आम आदमी पार्टी की तरफ है। वहां पे कांग्रेस सतीश लूथरा कांग्रेस से है, पिछली बार भी कांग्रेस इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, और इस समय भी ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस का प्रचार रहा है वो ठंडा रहा है। जो टक्कर लग रही है वो करनेल सिंह और अपने सत्येंद्र जैन के
तरफ लग रही है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सीट जो है बहुत ही हॉट सीट बन सकती है, क्योंकि मंदिर प्रकोष्ठ के बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कहीं ना कहीं अगर हिंदू छवि वे रखते हैं, अगर कांग्रेस वोट काटती है वहां से और अन्य पार्टियां भी जो आई है, छोटी मोटी पार्टियां, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा अगर वहां के बहुमत की बात करें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर व्यक्ति करनेल सिंह को नहीं जानता, इसलिए कहीं ना कहीं सीट उलझ भी सकती है ये। अभी कहने इसको हम साफ नहीं बोल सकते कि ये करनेल सिंह के पक्ष में जाएगी या सत्येंद्र जैन के पक्ष में जाएगी। हमने जो सर्वे किया था उसमें लगभग 46% लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। हम्म। तो आपको लग रहा है सर्वे, दिल्ली दर्पण का जो अपना सर्वे था, मैं एग्जिट पोल पे नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली दर्पण का जो अपना सर्वे था, आपको लग रहा है कि उस तरफ थोड़ा बहुत झुकाव होगा जनता का? झुकाव हो सकता है। साइलेंट वोटर जो है, हम केवल साइलेंट वोटर की तो काउंटिंग नहीं कर सकते कितने परसेंट साइलेंट वोटर हैं। साइलेंट वोटर का क्या होता है, मत बोलता कुछ है कैमरे के सामने, माइक के सामने, और पीछे से वो कुछ और करता है। तो इसलिए वहां पे जो लड़ाई माने 50-50 की लड़ाई माने, हम इसे 40-60 की भी नहीं कह सकते, 50-50 की लड़ाई मान सकते हैं। अगला सवाल सूरज मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा जो हमें प्यार मिला मुंडका विधानसभा से, आपने उस क्षेत्र को कवरेज किया, मैं भी आपके साथ था। इसके अलावा आपने नागलोई का भी किया है कवरेज। तो क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है मुंडका में? मुंडका का माहौल की बात करें तो जो कांग्रेस पूरी दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रही है उसमें प्लस पॉइंट मुंडका में कांग्रेस को इसलिए मिला है क्योंकि सिटिंग एमएलए को टिकट मिली है, धर्मपाल लाकड़ा को। तो मुंडका का जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत विकास कराया, जो भी काम करवाए क्षेत्र में, हम इस पे बात नहीं करेंगे जीत रहे हैं हार रहे हैं, लेकिन जो भी उन्होंने काम कराया ये प्लस पॉइंट कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के रूप में पूरी दिल्ली में लड़ रही है, लेकिन सिटिंग एमएलए की वजह से उनको बेनिफिट भी है और नेगेटिव भी उनके लिए जा रहा है। क्योंकि जो वहाँ की लोकल पब्लिक है वो वहाँ के जो मेन रोड है, यानी कि रोहतक रोड है, घेवरा रोड है, कंझावला रोड है, जो मेन कनेक्टिविटी की सड़कें हैं, उन सड़कों पे ही काम नहीं हुआ। अब विधायक ने अपना पक्ष रखा है कि बजट नहीं आ पाया या फिर अन्य कारण रहे, लेकिन जो लोकल पब्लिक है वो बहुत ज्यादा रोष में इस चीज को लेकर है। और जब हम गांव-गांव गए तो सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा, उनको किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं, बकायदा वहां पे हॉस्पिटल की भी कमी है। वहां के एमएलए ने खुद कहा कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल लाना चाहता हूं और मैंने इसके ऊपर बातचीत भी करी है, लेकिन सबसे प्रमुख जो वहां के लोगों के मुद्दे मतलब बैठ चुका है वो सड़क है कि सड़क कम से कम हमें सही मिले, हम आ जा सके। तो इस मुद्दे पर वहां पर मतदान हुआ है, जो मैं मेन मान रहा हूँ। मुंडका के एमएलए ने हर मंच पर जाकर ये चीज बोली कि सड़क जो है मैं नहीं बना पाया क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर है, केंद्र सरकार के अंडर है, ये सब चीजें हैं। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट मारी, तो आपको ये लगा कि जनता ये चीज समझ पाई, एमएलए की बात को पकड़ पाई जनता की, हाँ भाई उनके अंडर में नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, ऐसा कुछ आपको मिला पॉइंट वहां से? इस बात में कहीं ना कहीं पब्लिक जो है 50-50 पे है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि इन एमएलए के दौरान ही वो काम नहीं हुआ, इससे पिछले जो 3 एमएलए यानी कि 15 साल का कार्यकाल है, तब से वहां पे सड़कें नहीं बनी हुई थी। जो ये मेन सड़कें खराब है, आज की खराब नहीं है, ये पिछले 3 बार से एमएलए तब से खराब है। और दूसरी बात ये है कि मुंडका के अंदर का ये अभी तक इतिहास रहा है कि एक एमएलए द्वारा रिपीट नहीं हुआ, चाहे वो पार्टी से हो चाहे वो निर्दलीय हो, वो चेंज होना ही है। और वो चेंज होने का कारण क्या है? वो सड़कें, जो मेन कनेक्टिविटी की सड़कें, लोगों को जो सबसे मूलभूत सुविधा के दौर में सड़क ही है, सड़क के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सड़क पहुंचाएगा सत्ता तक, उनको जो सड़क बनाएगा वही सत्ता तक जाएगा। जी अच्छा, मैं नागलोई के लिए बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि नागलोई में प्रियंका गांधी भी आई, कांग्रेस के तमाम लीडर वहां पर आए, और इमरान प्रतापगढ़ी भी शायद आए थे नागलोई में, मुंडका में भी वो आए। तो क्या लगा आपको, नागलोई जाट का क्या दिख रहा है? देखिए, नागलोई वो सीट है जो 70 सीटों में आप दिखा रहे हो ना, 1-2 सीट कांग्रेस की निकलती हुई है, नागलोई वो सीट है। क्योंकि रोहित चौधरी जो है वो लगभग 7 से 8 महीने से प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले प्रचार स्टार्ट कर दिया। दूसरी बात, नागलोई का गणित थोड़ा हटके है। वहां पे जो डॉक्टर विजेंद्र थे, 2 बार के विधायक थे पहले के, अभी जो सिटिंग एमएलए रघुविंद्र शौकीन है, इनसे पहले 2 बार लगातार शीला दीक्षित के कार्यकाल में डॉक्टर विजेंद्र विधायक रहे। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ जो लोग पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ले लीजिए, मेट्रो के मामले में ले लीजिए, उसी तरीके से डॉक्टर विजेंद्र को नागलोई की जनता याद करती है। और डॉक्टर विजेंद्र के लड़के हैं मनदीप सिंह, जो वहां पे निगम पार्षद है। मनदीप सिंह वो निगम पार्षद है जो दिल्ली के अंदर केवल 2 एमएलसी यानी कि 2 पार्षद है कांग्रेस के, उनमें से एक मनदीप सिंह है। तो मनदीप सिंह को जिताने में सबसे बड़ा रोल जो है उनके फादर का था, डॉक्टर विजेंद्र सिंह का। तो डॉक्टर विजेंद्र सिंह ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़े हुए हैं, ये बेनिफिट मनदीप सिंह को मिला। अब यही बेनिफिट उनके भतीजे रोहित चौधरी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यही मद्देनजर ये हुआ कि आप जो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी आई, इमरान प्रतापगढ़ी आए, दीपेंद्र हुड्डा आए, ये तमाम स्टार प्रचारक वहां इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां पर लहर साफ नजर आ रही है। और मैं खुद कहूंगा तो जो सिटिंग एमएलए रघुविंद्र शौकीन, अगर आम आदमी पार्टी की लहर नहीं चली तो 101% रोहित चौधरी और कांग्रेस वहां से सीट निकालने वाली है। क्योंकि वहां के जो मनोज शौकीन है बीजेपी से हैं,
वो टक्कर में ही नहीं है। मेन टक्कर इन दोनों के बीच में है। और रघुवींद्र शौकीन का नेगेटिव पॉइंट क्या है? उनका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो वो 2 साल से पिछली बार से लगातार जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी सोचती है कि शायद थोड़ा चेंज लाना चाहिए। आपने एक शब्द बोला कि आम आदमी पार्टी की लहर नहीं है। लहर तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बार उस तरह की एग्जिट पोल से, एग्जिट पोल और जी। बाकी चीजें भी नहीं, प्रचार लहर इस बार देखने को पूरी दिल्ली के अंदर भी ये नहीं हाँ। कह सकते कि आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की, किसी की भी लहर नहीं। अब का जो चुनाव हुआ एक अलग ही माहौल में चुनाव हुआ, जिसको हम निष्पक्ष चुनाव भी बोल सकते हैं, कि जनता ने किसी को एक तरफा प्यार नहीं दिया, यानी कि जनता ने सबको समझा और सबको समझ के ही वोटिंग की है। सबके सामने हाथ जोड़ा जनता ने, नहीं हाँ, कि आप जनता ने नहीं जोड़ा, हाँ, लोग आपके नेताओं ने जोड़ा। हाँ। पहले जनता को भी मुश्किलें बहुत सामना करनी पड़ी, क्योंकि जनता समझ गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, उन पे जो केस लगे हुए हैं उनमें वो बरी नहीं हुए हैं, अभी बेल पे बाहर है। तो जनता कहीं ना कहीं समझ रही है कि आम आदमी पार्टी ने अभी कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि लगातार कहते हुए हैं, जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी मेरे चेहरे पे लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो इस वजह से जनता ने समझा, अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने अन्य पार्टियों को प्यार दिखाने का भी कहीं ना कहीं काम किया है। पर हम इस बात से भी हाँ। इनकार नहीं कर सकते कि भले ही आम आदमी पार्टी पे कई आरोप लगे, बड़े नेता पे जेल भी गए, काफी सारी चीजें हुई, पर उनके पास कम से कम मुख्यमंत्री का एक चेहरा है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, तो उनके पास अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, नहीं, जिस वजह से मैं आपको अंशु रोकना चाहूंगा। बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि चेहरे की उनको डर होती है जिनकी पार्टी में काबिल लोग नहीं होते। अब आम आदमी पार्टी में लगातार बीजेपी वाले कहते हैं 4-5 चेहरों के अलावा क्या उनको काबिल नहीं मिले। आम आदमी पार्टी में ऐसे विधायक है जिनको 17-17 मंत्रालय दिए गए, क्या और आम आदमी पार्टी में कोई विधायक लायक नहीं था? ये कह रहे बीजेपी वाले सबको बराबर का मौका देते हैं। चलिए, हम नेशनल उस पे तो आएंगे ही। मैं सीधा आपसे जाऊंगा बुराड़ी सीट। आपने, क्योंकि पूर्वांचलियों की सीट रही है और बड़ा एक और महत्व रहा है कि इस बार जो है बीजेपी ने 68 सीटें ही अनाउंस की हैं ऑफिशियल तरीके से। 2 अपने सहयोगियों के दिए, एक देवली और एक बुराड़ी। तो क्या वहां पर लग रहा है कि नीतीश जी आ रहे हैं वहां पर? देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने की उसमें देख के तो ये लग रहा है कि हो सकता है इस बार जेडीयू को वहां से मौका मिल जाए। जो वहां से उम्मीदवार है शैलेंद्र कुमार, उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि जैसा वजीरपुर विधानसभा में हुआ कि पिछले 10 सालों से यहाँ पर विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, कुछ ऐसा ही जो है बुराड़ी विधानसभा में भी रहा। वहां पे पिछले 10 सालों से संजीव झा जो है विधायक रहे हैं, लेकिन कुछ खास जो है उन्होंने विकास का काम वहां पर भी नहीं किया। अगर अभी भी हम बुराड़ी की सड़कों पर जाए तो कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं मिला। जनता का कहना है कि 10 साल बहुत होते हैं एक क्षेत्र का विकास करने के लिए, लेकिन अगर हम बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो वहां की सड़कें, जनता का कहना है, तब बनी जब अरविंद केजरीवाल और आतिशी को वहां का दौरा करने आना था। उससे पहले जो है वहां की सड़कें नहीं बनी। तो इस चीज को लेकर जो है जनता के अंदर काफी आक्रोश है। फिर जनता का वही सेम मुद्दा कि अगर हम समस्याएं लेके जाए तो हमारी सुनवाई नहीं होती। फिर शैलेंद्र कुमार को काफी सारे वोट इस बार मिल सकते हैं वहां से, क्योंकि लोग इस बार मौका देना चाहते हैं दूसरे को, कि 10 साल एक को दिया तो 5 साल हम किसी और को मौका दे के देखना चाहते हैं कि वो जनता के हित में किस तरह से काम करती है। मैं हिमांशु आपसे सीलमपुर और करावल नगर, जो कपिल मिश्रा को टिकट दी गई है वहां से, भाजपा के ऊपर आरोप भी लगे कि एक दंगा, जिसके ऊपर आरोप है दंगा भड़काने की, उसको टिकट दिया गया। तो करावल नगर का क्या मूड लगा आपको? पहले मैं आपको सीलमपुर का बताता हूँ। सीलमपुर में जो लगातार देखा गया है कि वहां पे जो टिकटों की अदला बदली, बीजेपी वाले तो अपनी जगह पे ही है, कांग्रेस वाले भी आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस में। क्योंकि पिछली बार जो रही है आम आदमी पार्टी से रहे हैं अब्दुल रहमान विधायक, और इस समय कांग्रेस से अब्दुल रहमान को टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं वहां की जो जनता, मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से की है, तो जनता ये कह रही है हमारे लिए पार्टी मैन नहीं है, हमारे लिए कैंडिडेट मैन है। और वहां पे दंगे वगैरह भी हुए। तो आम आदमी पार्टी पे ये भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि जिस टाइम में दंगे हो रहे थे आम आदमी पार्टी सो रही थी, कुछ काम नहीं कर रही थी। और अब ये कह रहे हैं अब्दुल रहमान ने लगातार, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सबसे हॉट सीट भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बहुमत रखता है वो मुस्लिम रखता है। और यहाँ से जो 2 कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्योंकि यहाँ मुसलमान है, तो आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है, क्योंकि पहले जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इस समय आम आदमी पार्टी में आ गए, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो अभी जनता ये कह रही है कि हम अब्दुल रहमान को प्यार दिखाएंगे। अगर सीलमपुर के विकास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सीलमपुर में भी विकास देखने को नहीं मिला। और वहां के जो विधायक है अब्दुल रहमान, वे ये कहते हैं कि हमने
काम तो करना चाहा और हमारा आम आदमी पार्टी ने फंड नहीं रोका। ये लगातार वहाँ आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सीट भी अगर दोनों की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर देखी जाए तो इसमें कहीं न कहीं बाजी तीसरी पार्टी बीजेपी मार सकती है। पर ये जो सीट है ये भी 30-40 की सीट है। मैं करावल नगर पे चाहूंगा आपसे। करावल नगर का अगर इतिहास देखा जाए तो पहले जो लगातार 5 बार के एमएलए रहे हैं। बीजेपी से एमएलए रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया और इस बार आम आदमी पार्टी से आए कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है, अगर वहाँ की जो जनता है, जो पार्टी को प्यार दिखाएगी तो कपिल मिश्रा निकल सकते हैं। अगर वहाँ कैंडिडेट को प्यार दिखाएँगे तो कह नहीं सकते कांग्रेस निकलेगी या आम आदमी पार्टी निकलेगी। क्योंकि जो करावल नगर का विकास है वो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मैं देख के आया हूँ, रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे विकास तो हुआ है। जनता कह रही है कि बीजेपी पार्टी ने जो है काम किया है। वहाँ की जनता में कहीं न कहीं ये भी आक्रोश है, अगर कुछ चीज़ें जो राज्य सरकार के हाथ में आती हैं, वो राज्य सरकार ने काम नहीं करवाया, जैसे सड़कें होगी, पानी हो गया और अपनी नालियों की, सीवर की जो प्रॉब्लम है, वहाँ की जनता कह रही है विधायक ने तो बहुत काम किया, जो विधायक के हाथ में था, जो विधायक करवा सकता था केंद्र के साथ मिलके, जो राज्य सरकार के साथ मिलके काम करना चाहते थे, वो काम नहीं कर पाया। पर वहाँ की जो जनता का मूड देखे ना, तो क्योंकि लगातार ऐसी सीट रही है ये दिल्ली के अंदर जो सबसे ज्यादा बहुमत बीजेपी पार्टी को करावल नगर से लगातार मिलती हुई आई है। जब से ये सीट पे चुनाव हुए हैं केवल एक ही बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जीत हासिल की है। लगातार बीजेपी पार्टी जीत हासिल करती रही है। अगर हर बार के चुनाव की तरह देखें, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वोटिंग भी हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चांस ऐसा बन सकता है कि कपिल मिश्रा सीट निकाल सकते हैं। पर इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते, हम 70-30 की लड़ाई भी कह सकते हैं और पार्टियों के साथ। सूरज, आपको क्या लगता है, मैं आखिरी में चाहूंगा आपसे जो आप जवाब दें कि जाट समुदाय क्या पूर्ण तरीके से बीजेपी का समर्थन कर रहा है? जाट और गुज्जर समुदाय, जाट समुदाय और गुज्जर समुदाय ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखे तो जो जाट समुदाय है वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रेरित रहता है। तो बीजेपी का सपोर्ट वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे जो जाट समुदाय वो संपन्न तो है ही, चाहे पैसों से हो चाहे किसी भी चीज से वो संपन्न है। तो जाट समुदाय राष्ट्रीय व्यापी जो मुद्दे हैं, चाहे वो विश्व के मुद्दे हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे या फिर आंतरिक मुद्दे आप समझना चाहेंगे जो सामुदायिक जो भी झगड़े फसाद हो, जिन उन मुद्दों को जाट समुदाय बहुत हाई लेवल पे लेके चलता है। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं जाट समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीजेपी का सपोर्ट करने का कारण भी कहीं ना कहीं यही है। अब मैं आपको इस डिबेट में हम एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं, वो ये है कि तीनों पार्टियों के बीच में जो तमाम जो कुछ छोटे छोटे घटक दल खड़े हुए हैं, घटक दल यानी कि बसपा 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, AIM ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, दो सीट पे दिया उन्होंने भी। ऐसे ही कई घटक दल खड़े हुए। अब इनसे क्या होने वाला है? साफ सीधी बात है कि भाजपा का तो वोट बैंक फिक्स है। अब जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक था कांग्रेस के मजबूत होने से वो भी कटा। कांग्रेस जाहिर है पिछली बार से बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है, हर विधानसभा पे 9 या 8% वोट बैंक कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगी, और ये वो वोट बैंक होगा जो कहीं ना कहीं वो आम आदमी का वोट बैंक काट रही है। अब ऐसे ही आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी है जो बसपा, 70 की 70 सीटों पर 70 सीटों पर उतार दिया। आकाश आनंद ने लगातार प्रचार किया। अब ये तो आप मान के चलिए कुछ परसेंट इफेक्ट तो वो करेंगे ही, और ये सारा इफेक्ट वो वाला वोट परसेंटेज होगा जो कि आम आदमी का होता है। इसीलिए एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं इस बार चेंज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल वाली जो ये कंपनियां हैं या फिर जो भी एजेंसी है ये भी बहुत अंदर तक की पकड़ रखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। ऐसा है सूर्य, अभी संजय सिंह का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बोला कि मसाज चलाने वाली कंपनी एग्जिट पोल कर रही है, तो आरोप भी लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है जी। अंशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बुराड़ी और सबसे बड़ी बात पूर्वांचल के लोग हैं, क्या लगता है आपको पूर्वांचल क्या चाह रहा है इस बार? फाइनल बताइए। अगर बात की जाए ओवरऑल फ्री की चीजें पसंद है पूर्वांचल वासियों को? नहीं, लोगों का कहना ये है कि उन्हें फ्री की चीजें नहीं, उन्हें विकास चाहिए। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि लोग जो है फ्री की चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। उनका कहना है कि आप हमें फ्री की चीजें ना दो, हमें विकास चाहिए। लेकिन इस बार के चुनाव में खास ये देखा जा रहा है कि तीनों जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों ने ही जो है जनता के लिए फ्री के इतने सारे वादे कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी नेक टू नेक हो गया है सब पार्टियों के बीच में। और देखना ये अब इंटरेस्टिंग भी होगा कि जनता क्या फिर से फ्री के वोट्स पे जाती है, क्योंकि ये फ्री बीज का मुद्दा इस चुनाव में काफी ज्यादा उभर के आया इस बार भी। तो अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं उस पर जनता फिर से भरोसा करती है या नहीं, या बीजेपी ने जो इतने बड़े बड़े वादे किए, जैसे 21,000 रुपए ले लीजिए या फिर 2500 रुपए महिलाओं के लिए जो योजनाएं की बात की उन्होंने, तो देखना ये होगा कि अब जनता किसकी तरफ जाती है, क्योंकि
फ्री से तो अब जनता जो है मुक्त होना चाहती है, फ्री बीज अब जनता को नहीं चाहिए। लेकिन फिर ये पॉइंट भी तो है ना कि सारी पार्टियां फ्री दे रही है हाँ, सारी हाँ। फ्री दे रही है। और देश की राजधानी में इस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, गलत। अब ये बात बिहार है। का भी चुनाव आने वाला है तो हाँ। इसका जो इम्पैक्ट है वो बिहार में पड़ने लगा है। मैं अभी देख रहा था जो तेजस्वी यादव है उन्होंने अपने बैनर भी छपवाने स्टार्ट कर दिए, 200 यूनिट 2100 रुपए। पर कहीं ना ये- कहीं पूरे देश पे इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ, पर जनता को जो कहीं ना कहीं राज्य- अगर हम उन लोगों की बात करें जो रेंट पे रहते हैं तो वो केजरीवाल ने लोग- बोला है कि रेंट हाँ, को भी देंगे हम। लेकिन वो तो केजरीवाल अभी पिछले अगर 8 हम साल से अभी बोल की रहे हैं। बात करें, अभी जो चुनाव से पहले रिजल्ट से पहले की बात करें तो लोग जो रेंट पे लोग रहते हैं उनका कहना ये है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से फ्री की कोई भी सुविधा नहीं मिली, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, तो उनके लिए फ्री बीज किसी लेकिन काम की उन्होंने नहीं वादा है। किया है कि हम देंगे। हाँ, उन्होंने अब वादा किया है, लेकिन हाँ। अब ये उनके लिए भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वादा तो उन्होंने पहले भी किया था और जनता ने भरोसा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया भी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उनके लिए कि फिर से जनता उन पर भरोसा करे और फिर से क्या पता नतीजे घोषित होने के बाद उस जो वो वादे हैं उस पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हाँ, लगे। देखिए, मैं मुझे- आपको चलिए बात- आखिरी पॉइंट मैं हाँ। लेना चाहूंगा, चाहे आप दें या सूरज या एक आखिरी पॉइंट दीजिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा लंबी चर्चा हो गई है। आखिरी पॉइंट दीजिए आप। जो आपने अरविंद केजरीवाल जी की योजना की बात की, क्योंकि जो बीजेपी ले लो या कांग्रेस ले लो लगातार घेरती हुई आई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के अंदर 1000 रुपए का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए। और जो ये अब फ्री की चीजों की बात कर रहे हैं 2100 रुपए और हाँ। 18,000 रुपए ग्रंथियों पुजारियों के हाँ। लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाले भी और कांग्रेस भी और एआईएम भी ये बोल रहे हैं कि जो मौलाना है उनको सैलरी देते थे, 17 महीने की उनकी सैलरी अटका रखी है। तो कहीं ना कहीं इससे भी जो अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो अब के कहीं ना कहीं ठंडा पड़ सकता है। और एक मौलाना का बयान भी आया था अभी कि मैंने जो इस बार बीजेपी को हाँ, फर्स्ट वोट टाइम दिया, हाँ, वो बहुत अपनी इस टाइम जिंदगी में पे- वोट दिया है। हाँ। तो कहने की चीजें इफेक्ट करने वाली हैं और आप सभी लोग इस विशेष चर्चा में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि कल मेरे पास एक पंडित जी का फोन आया, वो बोलते हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी जीते या बीजेपी जीते, लड्डू तो दोनों हाथ में हमारे हैं। हमें आम आदमी पार्टी ने भी बोला है कि देंगे 18,000 रुपये और बीजेपी ने भी बोला है कि 20,000 रुपये देंगे। तो जनता को फ्री तो तीनों पार्टियां ही दे रही हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता कौन सी पार्टी पर फ्री योजनाओं पर विश्वास करती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास करती हैं। और जैसे वो बोलते हैं कि जब मैं फ्री दे रहा हूं आपको तो बाकी जगह आपको जाने की जरूरत क्यों है, ये सीधा सवाल उनका होता है और कहना कि जनता उस पर डायरेक्ट रिएक्ट भी करती है। अब देखना ये होगा कि जनता ने जो ईवीएम में लोगों की किस्मतें बंद कर दी हैं, उस ईवीएम खुलने के बाद किसकी किस्मत खुलती है, ये देखने वाला विषय होगा। और क्या केजरीवाल अपनी बात जनता तक पहुंचा पाए, ये बीजेपी 26 साल का वनवास खत्म करती हुई नजर आ रही है और 27 साल का, और क्या कांग्रेस जो है कुछ चमत्कार कर पाती है, नहीं कर पाती, क्योंकि लगातार 2 इलेक्शन से 0 सीटें आई है, उनकी वोट परसेंट भी सिर्फ 4% रह गया था। क्या इस बार वोट परसेंट कांग्रेस का बढ़ेगा? और जो राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगा रहे थे कि अगर बीजेपी कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ता है तो निश्चित रूप से बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो क्या ये सारे अनुमान सही होंगे नहीं होंगे, देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहें दिल्ली दर्पण टीवी के साथ, मैं विजय ठाकुर तीनों सहयोगियों के साथ। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।